बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ कराची से, जहां रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन के खून में शराब का अंसर नहीं मिला। निजी अस्पताल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि खून में प्लाज्मा, अल्कोहल और एथेनॉल की कोई मिकदार नहीं पाई गई, जबकि अल्कोहल के इस्तेमाल से मुताल्लिक दीगर 3 टेस्ट भी नॉर्मल हैं। शर्जील मेमन की रिपोर्ट सिंध हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को अरसाल की जाएगी। दूसरी जानिब DIG जेल खानाजात नासिर आफ्ताब का कहना है कि शर्जील मेमन के खून की एक और रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि जेल अमले के खिलाफ गफलत और लापरवाही की कार्रवाई भी की जाएगी। केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट के लिए गिरफ्तार 3 मुलाजिमीन के नमूने भी दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स अभी भी नहीं आई। शर्जील मेमन ने शराब नोशी की या नहीं, रिपोर्ट तैयार कर ली गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर शर्जील मेमन के खून का टेस्ट किया गया। शर्जील मेमन के खून के नमूने कराची के 2 बड़े अस्पतालों में भेजे गए। नियो न्यूज को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक शर्जील मेमन के खून में शराब का अंसर नहीं पाया गया। आगा खान अस्पताल की तरफ से जारी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि प्लाज्मा अल्कोहल नॉट डिटेक्टेड। रिपोर्ट में अल्कोहल के इस्तेमाल से मुतालिक दीगर 3 टेस्ट भी नॉर्मल करार दिए गए हैं। शर्जील मेमन की रिपोर्ट सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करेगी। दूसरी जानिब जेल हुक्काम का कहना है कि रिपोर्ट मुस्बत आने पर सख्त एक्शन लेते हुए जेल अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आने में कम से कम 5 से 6 रोज लग सकते हैं। गिरफ्तार 3 मुलाजमों के खून के नमूने भी दिए गए हैं। नसीम आदिल, नियो न्यूज, कराची। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनके हर काम को हम सराहते हैं। अपने अस्पताल में जेर इलाज शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलें मिलने के सवाल पर बोले कि ऐसी गलत सहूलत हम फराहम नहीं करते। इमरान शाह कौन है ये मालूम नहीं। एक और अहम खबर, वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई, जिसमें सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ की यह तीसरी मुलाकात है। आर्मी चीफ ने वजीर आजम को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी। गुज़श्ता दिनों वजीर आजम और उनके अहम वफाकी वज़रा ने पाक फौज के हेडक्वार्टर GHQ का दौरा किया था, जहां उन्हें मुल्की दिफा और सलामती से मुताल्लिक अहम ब्रीफिंग दी गई थी। एक और अहम मामला, सदारती कुर्सी पर कौन होगा बराजमान। आरिफ अलवी, फजलुर रहमान और एतजाज एहसन के दरमियान ये जंग छिड़ चुकी है। तीनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला कल होगा। फजलुर रहमान बफाहमत के बादशाह को मनाने के लिए आज आखिरी दाव आजमाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हतमी फैसले पर पहुंचने के लिए आज सलाह मशवरे करेगी, जबकि शहबाज शरीफ भी फजलुर रहमान को मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर डट गए हैं। नून लीग के सूबाई पार्लिमानी पार्टी की बैठक बुलाई गई है इसी मामले पर। उधर तहरीके इंसाफ भी सदारती जंग जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी है। BNP सरबराह अख्तर मेंगल के साथ नया मुआहिदा तय पा गया। आरिफ अलवी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में आज इशाया भी देंगे। फजलुर रहमान मुफाहमत के बादशाह को मनाने के लिए आज आखिरी गुर आजमाएंगे। एतजाज को सदारती उम्मीदवार लाएं या मौलाना के हक में दस्तबरदार हो जाएं। हतमी फैसले के लिए जियाले आज फिर सर जोड़ेंगे। नून लीग ने भी सदारती इंतखाब का मार्का सर करने के लिए सूबाई पार्लिमानी पार्टी की बैठक बुला ली। फजलुर रहमान को ही अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार बनाएंगे। उधर तहरीक इंसाफ भी सदारती दंगल के लिए सरगर्म हो गई। आरिफ अलवी ने जहांगीर तरीन के हमरा अख्तर मेंगल के साथ बैठक सजाई, जिसमें बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से 9 पॉइंट्स पर अमल के लिए मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की कॉपी नियो न्यूज ने हासिल कर ली। आरिफ अलवी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में आज इशाया भी देंगे। अहम खबर शामिल करते हैं। पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार एतजाज एहसन की कामयाबी के लिए आसिफ जरदारी भी मुतहर्रिक हो गए और वोट मांगने के लिए BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के पास पहुंच गए।
आसिफ जरदारी ने अख्तर मेंगल से सदर के इलेक्शन के लिए वोट मांगा। सूरत-ए-हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान भी मिलेंगे। आज आसिफ जरदारी से उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे और अभी आसिफ जरदारी वोट मांगने के लिए BNP के सरदार अख्तर मेंगल के पास पहुंच चुके हैं। आसिफ जरदारी ने अख्तर मेंगल से सदर के इलेक्शन के लिए वोट मांगा। मजीद बात करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे अली शेर ने हमें ज्वाइन किया। अली, बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी रब्ता किया जा रहा है अख्तर मेंगल से, क्या फैसला ले रहे हैं, कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल। अब आसिफ अली जरदारी जो है, जो ही कराची से इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो उन्होंने आते ही इस्लामाबाद में पहली मुलाकात BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से की है पार्लियामेंट लाजिज में, और उनसे एतजाज एहसन के लिए वोट मांगा है। लेकिन इससे पहले अख्तर मेंगल जो है वो 9 नुकाती फार्मूला जो है उस पे जो एजेंडा है उस पर वो मुलाकात कर चुके हैं PTI से। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें PTI के ही वो हामी हैं, लेकिन ज़ाहिर है उम्मीदवार के लिए वोट मांगना हर किसी का हक है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी उस जा चुके हैं और वहाँ पे अपनी जो किचन कैबिनेट है उससे मशावरत कर रहे हैं, और उस मशावरत में मौलाना फजलुर रहमान जो उनसे मिलने के लिए 8 बजे आ रहे हैं उसके हवाले से मशावरत की जा रही है कि उनको क्या जवाब देना है। 9 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास होगा और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फाइनली डिसाइड करेगी कि उसने क्या करना है। बज़ाहिर आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा मुतहर्रक हुए हैं, जिसमें उन्होंने अजराय का ये भी कहना है कि उन्होंने कुछ लोगों को फ़ोन भी किए हैं एतजाज एहसन के वोट के लिए। लेकिन ये बात फिल वक्त जब तक मौलाना फजलुर रहमान अपनी जगह पे खड़े हैं उस वक्त तक आसिफ अली जरदारी के ये फ़ोन जो है वो रायगा हैं, क्योंकि 2 उम्मीदवार होते हुए एतजाज एहसन को चंद वोट तो ज़्यादा मिल सकते हैं लेकिन उनकी जीत की जरूरत नहीं हो सकती। सदारती उम्मीदवार को जितवाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त सरगर्म दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया अली शेर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन नदीम कासिम कहते हैं कि कल होने वाले सदारती इलेक्शन में 3 उम्मीदवार मुकाबला करेंगे। आरिफ अलवी, एतजाज एहसन और मौलाना फजलुर रहमान फाइनल उम्मीदवार हैं। मीडिया से गुफ्तगू में नदीम कासिम ने कहा कि तमाम पोलिंग मटीरियल प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रेंजर्स और पुलिस एहलकार संभालेंगे। वोट खुफिया राय शुमारी के जरिए कास्ट होगा। वोटर्स अपना असेंबली का जारी करदा शनाख्ती कार्ड हमरा लाएं, वोट उसी पर कास्ट होगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन होने जा 3 जो कैंडिडेट हैं इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें जनाब एतजाज एहसन साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और डॉक्टर आरिफुर रहमान अलवी साहब शामिल हैं। अब इन वोटर्स की जो हतमी फहरिस्त है वो भी नोटिफाई कर दी गई है कैंडिडेट्स की। इलेक्शन मटेरियल जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वो प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को एक रेफरेंस भेजा है जिसमें इन तमाम 4 सूबाई असम्बलीज़ और यहाँ पे पार्लियामेंट की जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो रेंजर और लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो मिल के यहाँ पे सिक्योरिटी। और कुर्सी 1 है और उम्मीदवार 3 हैं। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के 1121 अरकान वोट डालेंगे। 53 अरकान की नशिस्तें खाली हैं। सदारती इंतखाब के लिए तनासुब के फार्मूले के तहत 672 वोट गिने जाएंगे। सेनेट 102, कौमी असम्बली 330 वोट डाले जा सकते हैं। और अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक कौन सा सदारती उम्मीदवार इलेक्टोरल कॉलेज के कितने वोट हासिल कर सकता है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदारती इंतखाब में किस का पलड़ा भारी? आरिफ अलवी, मौलाना फजलुर रहमान और एतजाज एहसन मैदान में। सेनेट में नून लीग और इसके इत्तेहादियों के 48, तहरीक इंसाफ के 25, पीपल्स पार्टी के 20 और 11 आजाद अरकान हैं। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के 176, नून लीग और इत्तेहादियों के 96, पीपल्स पार्टी के 54, 4 आजाद और 12 नशिस्तें खाली हैं। इस तरह पार्लियामेंट में आरिफ अलवी को 201, फजलुर रहमान को 144 और एतजाज एहसन को 74 वोट पड़ सकते हैं, जबकि 15 आजाद अरकान भी हक रायदही इस्तेमाल करेंगे।
पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ अलायंस के पास 186 नशिस्तें यानी कि 33 इलेक्टोरल वोट, नून लीग के 162 अरकान यानी कि 29 इलेक्टोरल वोट, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान मिलाकर 1 इलेक्टोरल वोट बनेगा। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के 97 अरकान की बदौलत 48 इलेक्टोरल वोट, जबकि तहरीक इंसाफ अलायंस के 66 अरकान के 26 इलेक्टोरल वोट बनेंगे। नून लीग सिंध का असम्बली में एक भी इलेक्टोरल वोट नहीं है। पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के 79 अरकान मिलकर 42, ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास 27 अरकान के 14 और पीपल्स पार्टी के पास 5 अरकान के 3 इलेक्टोरल वोट हैं। बलोचिस्तान असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के 46 और अपोजिशन के पास 20 वोट हैं। 5 नशिस्तों पर अभी फैसला होना बाकी है। पार्लियामेंट और 4 सूबाई असम्बलियों में आज़ाद अरकान के 19 इलेक्टोरल वोट हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के वोट तकसीम होने के बाद आरिफ अलवी को 350, फजलुर रहमान को 218 और एतजाज अहसन को 116 इलेक्टोरल वोट पड़ सकते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पर उम्मीद है कि सदारती इंतखाब के लिए अपोजिशन जमातों का मुत्तफिका नाम का फैसला हो जाएगा। कहते हैं सदारती इलेक्शन कल होगा, आज रात तक हो सकता है कि अपोजिशन एक नाम पर इत्तफाक कर ले। NA-124 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के मौके पर लाहौर में मीडिया को शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि टिकट का फैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगा। मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान में अवामी मसाइल हल हुए हैं। हम उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर ज़िमनी इलेक्शन में अवाम के सामने जा रहे हैं। कई जमातों में मुश्तमिल है तो हर की अपनी राय होती है। स्पेशली पीपल्स पार्टी जो कि लास्ट टाइम अपोजिशन में थी और हम हुकूमत में थे, तो उनकी कुछ अपनी राय है। तो अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका सदारती उम्मीदवार पर। अभी भी कोशिश जारी है कि एक मुतफिका उम्मीदवार हो, लेकिन इंशाअल्लाह कल भरपूर इलेक्शन। उधर आबिद शेर अली ने पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सवाल उठाया कि सदर के उम्मीदवार का फैसला जरदारी करेंगे या आंटी आयान अली। उनका कहना था कि 3 नाम भिजवाने पर इत्तफाक किया गया, फिर एतजाज का ही नाम भेजना समझ से बालातर है। वजीर आजम को आड़े हाथों लेकर आबिद शेर अली ने कहा कि इमरान खान 85 की सियासत करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली मंजूर नहीं। सदारती इलेक्शन पीपल्स पार्टी और PTI का एक गैर रस्मी निकाह है और इसके काजी और निकाह जो पढ़ाते हैं वो और लोग हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है उन्होंने बग़ैर मशवरे के ये कंट्रोवर्सी जनरेट की और एतजाज अहसन साहब का नाम दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंपा है जमहूरियत के ऊपर। सेनेट के अंदर भी चेयरमैन की बदली हो सकती है और होनी भी चाहिए। अहम खबर शामिल करते हैं। चीफ जस्टिस ने 100 पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस आकिब निसार ने वाज़ेह किया कि तफसीलात लीक हुई तो स्टेट बैंक, FBR और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होंगे। रिमार्क्स दिए, कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए केस का दायरा इख्तियार बढ़ाना होगा। दूसरी जानिब जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार अनवर मजीद ने FIA के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, मुल्क का काफी पैसा हवाले के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ। अदालत किसी की पगड़ी नहीं उछालना चाहती। चीफ जस्टिस ने हदायत की सरबा मोहर लिफाफे में बैरून मुल्क कम अज कम 100 पाकिस्तानियों की जायदाद फहरिस्त अदालत को दी जाए। खबरदार किया, तफसील लीक हुई तो स्टेट बैंक, FBR और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, इस वक्त मुल्क में आम हालात नहीं हैं, हमें पैसे वापस लाने के लिए समाअत का दायरा इख्तियार बढ़ाना होगा। इस ज़मीन में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास की तफसील अदालत को आइंदा समाअत पर फराहम की जाए। दूसरी जानिब जाली बैंक अकाउंट्स में गिरफ्तार अनवर मजीद ने FIA के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर FIA पर झूठे मुकदमे बनाने का इल्जाम आयद किया गया। अदालत ने FIA और दीगर फरीकैन को 24 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब जाली बैंक अकाउंट्स केस में FIA ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बैरूनी ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों की जायदादों का तखमीना 150 अरब डॉलर्स है। दुबई में 110 अरब रुपए मालियत की 2750 पाकिस्तानियों की जायदादें हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जहां से वापसी।
غریب ملک کے 2750 پاکستانی دبئی میں 110 ارب روپے مالیت کی جائیدادوں کے مالک نکلے. سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع. بیرونی ممالک میں پاکستانیوں کی جائیدادوں کا تخمینہ 150 ارب ڈالر سے زائد ہے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دبئی میں پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کا حجم 4240 ارب روپے ہے. دبئی میں سرمایہ کاری کی مد میں سالانہ 220 بلین روپے کا اضافہ ہو رہا ہے. دنیا بھر میں پاکستانیوں کے اثاثوں کا تخمینہ کیسے لگایا جائے؟ پاناما لیکس، بہاماس لیک اور پیراڈائز لیک سمیت تمام لیکس اور ٹیکس چھوٹ کی محفوظ جنتوں میں پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس اور غیر ملکی اثاثوں کا تخمینہ لگانا ضروری ہے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ جہاں عباسی، نیو نیوز اسلام آباد. جہاں عباسی کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا. آگے بڑھتے ہیں. بھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے خاور مانیکا کی بیٹی کے ساتھ پولیس رویے اور ڈی پی او پاک پتن کے تبادلے میں سیاسی اثر و رسوخ کی الگ الگ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. آئی جی پنجاب سے 1 ہفتے میں رپورٹ بھی طلب کر لی. چیف جسٹس نے کہا کہ احسن جمیل گجر پر پولیس پر دباؤ ڈالنے کا کیس بنتا ہے تو کارروائی کی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نوٹس کریں گے. دوسری جانب خاور مانیکا نے بھی عدالتی کارروائی پر تسلی کا اظہار کیا. ڈی پی او پاک پتن تبادلہ از خود نوٹس کیس کی سماعت. خاور مانیکا بیٹی اور احسن جمیل گجر پیش. چیف جسٹس کی آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے سٹاف کی سرزنش. 3 رکنی بینچ کے روبرو خاور مانیکا نے بتایا کہ پولیس اہلکاروں نے مزار پر جاتے ہوئے ان کی بیٹی سے بدتمیزی کی اور ہاتھ پکڑا. اہلکاروں نے شراب پی رکھی تھی. ڈی پی او سے ایکشن لینے کو کہا. جن اہلکاروں نے بچی کا ہاتھ پکڑا ان کے خلاف ایکشن لیں گے. چیف جسٹس کے ریمارکس. آئی جی پنجاب کلیم امام نے بتایا کہ رضوان گوندل نے حقائق چھپائے اور غلط بیانی کی. اسلام آباد میں ہونے کے باعث تبادلے کا زبانی حکم دیا. احسن جمیل گجر نے بتایا کہ وہ خاور مانیکا کے بچوں کے گارڈین ہیں. کیا آپ بچوں کے ماما ہیں؟ چیف جسٹس کا استفسار. عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں خاور مانیکا نے کہا عدالت میں ہمیں سنا گیا. کورٹ نے چیف جسٹس صاحب اینڈ ہول بینچ بڑا ہمیں موقع ملا ہے کیونکہ آج تک ہم چپ تھے. صحیح آج پہلی دفعہ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ احسن جمیل گجر نے بھی عدالت کا ہر حکم بجا لانے کا اندیا دیا. عدالت نے آئی جی پنجاب کو تبادلے میں سیاسی اثر و رسوخ اور مبشرہ مانیکا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر الگ الگ انکوائریاں کر کے 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. آگے بڑھتے ہیں. وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پورے پاور سیکٹر کا فائنینشل آڈٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا. سرکولر ڈیٹ کی ادائیگیوں میں گڑبڑ کرنے والے ذمہ داران کا تعین اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. غیر قانونی اور نادہندگان کے بجلی کنیکشن 3 ماہ میں کاٹ دیے جائیں گے. اس حوالے سے مزید بتائیں گے اسلام آباد سے ریاض تھیم. وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس. 1.1 ٹریلین روپے سرکولر ڈیٹ پاور سیکٹر پر اس کے اثرات اور حل کا جائزہ لیا گیا. 480 ارب روپے سرکولر ڈیٹ کی ادائیگیوں کی آڈٹ رپورٹ بھی زیر غور آئی. سابق حکومت کی جانب سے 480 روپے سرکولر ڈیٹ کی ادائیگیاں غیر تسلی بخش قرار دے دی گئی. ای سی سی کا بل ادا نہ کرنے والے اداروں کو پری پیڈ بل بھجوانے کا فیصلہ. وزیر اعظم ہاؤس سمیت جو بھی بل ادا نہیں کرے گا اس کی بجلی کاٹ دی جائے گی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ریلوے ملازمین کو پینشن کی ادائیگیوں کے لیے پینشن پلان بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا. ربی سیزن میں کھادوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میکانزم بنایا جائے گا. ڈومیسٹک کمپنیوں کے ذریعے کھاد تقسیم کی جائے گی. ای سی سی کو بتایا گیا کہ کھادیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دینے سے 15 ارب روپے کا منافع کمایا گیا. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ریاض تھیم، نیو نیوز اسلام آباد. ریاض تھیم کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن میں ایک بریک جس کے بعد ویلکم بیک. پاک فوج کی جانب سے وطن کی خاطر لڑنے والے غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئی ایس پی آر نے نیا پرومو جاری کر دیا. پاک فوج کے اس پیغام میں کہا گیا ہے کہ شہیدوں کے ساتھ پاکستان کے غازی بھی داد کے حقدار ہیں جو جنگ میں معذور ہو کر بھی وطن پر مر مٹنے کو تیار ہیں.
اور عرض پاک کے لیے جانیں قربان کرنے والے وطن کے محافظ اس قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔ کیپٹن بلال ظفر بھی ایک ایسا چمکتا ستارہ جس نے شہادت کا رتبہ پایا اور ستارہ بصالت کا اعزاز۔ تفصیلات راولپنڈی سے خالد چودھری کی رپورٹ میں۔ راولپنڈی کی تحصیل کوٹلی ستیاں کے گاؤں کروڑ سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ کیپٹن بلال ظفر شہید نے 17 نومبر 2001 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے عسکری تربیت کا آغاز کیا اور 16 مئی 2009 میں وادی پیوچار میں دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ قوم کے اس بہادر سپوت کے والدین کو اپنے بیٹے پر ناز ہے۔ کہتے ہیں کہ کیپٹن بلال ظفر شروع سے ہی شہادت کا آرزو مند تھا۔ اتنا آنی بدن تھا اس کا، اور اس کی خواہش بھی یہی تھی کہ مجھے گولا کہتا تھا مجھے گولا لگے گا، گولی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، عرض پاک کے لیے جانیں قربان کرنے والے وطن کے محافظ اس قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔ کیپٹن بلال ظفر ستارہ بصالت جیسے شہید سپوت ہوں اس ملک کو قوم کے پاس تو اس ملک پر آنچ آ ہی نہیں سکتی۔ کیمرہ مین ہمدوش کے ساتھ خالد چودھری، کرور، کوٹلی زندہ قومیں اپنے شہیدوں پر ناز کرتی ہیں۔ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے سوار محمد حسین نے ملک و قوم کے لیے جان کی قربانی دے کر تاریخ رقم کی۔ شکرگڑھ کے محاذ پر دشمن کے 16 ٹینکوں کے پرخچے اڑانے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی عظیم الشان قربانی کے اعتراف میں ان کی جائے شہادت پر حال ہی میں ایک یادگار تقریب بھی رکھی گئی ہے، جہاں آزادی کے قدردان ان کی بہادری اور جرت کو سلوٹ کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عرفان خان کی رپورٹ میں۔ اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی تو پکارا آ گیا۔ سوار محمد حسین نشان حیدر تعلق 7 بلوچ رجمنٹ سے شکرگڑھ کے محاذ پر دشمن کے 16 ٹینکوں کے پرخچے اڑانے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ موزاہرڑ خرد میں قومی ہیرو کی جائے شہادت پر پاک آرمی کی جانب سے خوبصورت یادگار کی تعمیر۔ آزادی کے قدردان سوار محمد حسین شہید کی بہادری کو سلیوٹ کرنے ان کی جائے شہادت پر حاضری دیتے ہیں۔ دور دراز سے آنے والے آزادی کے متوالے جہاں اپنے شہیدوں کو داد شجاعت دینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وہیں دشمن کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ان کے شہیدوں کے وارث اس ارض پاک کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے سربکف ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس شکرگڑھ کی سرزمین پہ اور اس نوجوان پہ جس نے شکرگڑھ کا نام فخر سے بلند کیا۔ شہریوں نے سوار محمد حسین شہید کی جائے شہادت پر یادگار کی تعمیر کو سراہا اور کہا یہ یادگار آئندہ نسلوں کے لیے مینارہ نور ہے۔ عرفان خان، نیو نیوز، شکرگڑھ۔ ستمبر وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے شہداء کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ ایسی ہی کچھ یادیں نشان حیدر کا اعزاز پانے والے میجر عزیز بھٹی شہید کے بیٹے ظفر عزیز بھٹی کے یادداشت میں بھی محفوظ ہیں، جن سے ملوا رہی ہیں روبہ عروج۔ جی بالکل، ستمبر کا مہینہ ہے اور ان شہداء کی یاد تازہ ہو چکی ہے جنہوں نے اپنا لہو دے کر ہمارے ملک کو بچایا، ہمارے وطن کے لیے آج جس آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی بنیاد رکھی۔ اور اس وقت جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، میجر عزیز بھٹی کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں، نشان حیدر انہوں نے لیا تھا، یہ خود بھی میجر کے طور پر سرو کر چکے ہیں۔ اب کیا جو ہے وہ پاکستان سے کتنی امیدیں ہیں، پاکستان کے لیے کتنے پر امید ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ ابھی تو آپ کو پتہ 50 سال کے قریب ہو گئے ہیں ان کو شہید ہوئے، لیکن ابھی بھی ان کی جو چیزیں تھیں مجھے یاد ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ 50 سال گزر گئے، آپ نے ان کے بعد کیسا محسوس کیا؟ دوبارہ آرمی میں آپ نے سروس کی، والدہ کی کتنی سپورٹ رہی؟ والدہ کی بہت پازیٹیو سپورٹ تھی اور انہوں نے کبھی نہیں ہمیں کہا کہ آپ نے نہیں جانا، بلکہ مجھے تو انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ تم سب سے بڑے ہو اور جو میرے صاحب نے ٹریڈیشن سیٹ کی ہے اس کے مطابق آپ کو بھی جانا چاہیے آرمی میں۔ یہ پکچر ہے بڑی آئیکونک پکچر، آپ نے دیکھی ہوگی، ساری جو اخباروں میں اور ٹی وی پہ بھی آتی ہے۔ یہ اوریجنل ان کی پکچر ہے، یہ جیلم میں لی تھی بہت پہلے جب ان کی شہادت سے، اور یہ نشان حیدر اوریجنل میں ہے، یہ میرے پاس بھی ہوتا ہے
जी बिल्कुल, हमारे शोहदा, हमारे आर्मी के जो फ्रंट लाइन पे जाकर हमारे लिए फ़ाइट करते हैं, उनको आज हम सलाम पेश करना चाहते हैं। और यही जो है वो सितंबर में जो यादें ताज़ा होती हैं, उनको सल्यूट करने के लिए और उनकी जो खिदमात हैं उनसे मोटिवेशन हासिल करने के लिए, क्योंकि हम भी किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जो जगह पर हों, आर्मी में हो या किसी और शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रहे हों, अगर हम जो है दयानतदारी से अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए खिदमात सर अंजाम देंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमारे मुल्क को तरक्की करने से। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं कराची से। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतल मिलने का ये मामला है। महकमा सेहत शोबा केमिकल्स एग्जामिनर की रिपोर्ट भी आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बोतलों में शराब नहीं थी। एक बोतल में जैतून और दूसरी में शहद था। ज़राए महकमा सेहत का कहना है कि दोनों बोतलों का मुआयना और रिपोर्ट बनाने में पुलिस और डॉक्टर्स शामिल हैं। केमिकल्स एग्जामिनर की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों बोतलों में शराब नहीं थी। एक बोतल में जैतून और दूसरी में शहद था। ज़राए महकमा सेहत का यह बताना है कि दोनों बोतलों का मुआयना रिपोर्ट बनाने में पुलिस और डॉक्टर शामिल हैं। एक बोतल में जैतून और दूसरी में शहद था। रिपोर्ट में ये बात अभी सामने आ चुकी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतल मिलने का ये मामला है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताएगा मजीद क्या कहा गया केमिकल्स एग्जामिनर रिपोर्ट में? देखें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के कमरे से जो शराब की बोतलें बरामद हुई थी, जिसकी मेडिकल एग्जामिनर जो है वो किया गया था, और जिसके बाद महकमा सेहत के जो है वो इस शोबे ने जो है वो इसकी रिपोर्ट भी जारी करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो जो दोनों जो बोतलें थी उनमें शराब मौजूद नहीं थी, जबकि एक बोतल में जो है वो जैतून का तेल था और दूसरी बोतल में शहद था। महकमा सेहत के ज़राए का ये कहना था कि दोनों बोतलों का जो मुआयना किया गया, इसमें पुलिस और डॉक्टर्स शामिल हैं इस रिपोर्ट को तैयार करने में। जी बहुत शुक्रिया। कामरान सुहेल अपडेट कर रहे थे। दोनों बोतलों में शराब नहीं पाई गई। एक बोतल में जैतून और दूसरी में शहद था। इस रिपोर्ट में ये बात अभी सामने आ चुकी है। एग्जामिनर रिपोर्ट सामने आ गई है। शर्जील मेमन के कमरे से जो बोतलें बरामद हुई थी और अभी इस रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों बोतलों में एक में शहद था और एक में जैतून था। महकमा सेहत शोबा केमिकल्स एग्जामिनर की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। दोनों बोतलों में शराब नहीं पाई गई। इस रिपोर्ट में ये वाज़ेह हो चुका है। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने के इलेक्ट्रिक के तारों से मुतासरा बच्चे की इयादत की। कहते हैं हुकूमत को बच्चे की तकलीफ का इजाला जिंदगी भर के लिए करना होगा, जिसके लिए तवील मुद्दत मंसूबा लाजिम है। हलीम आदिल शेख ने MD के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। उधर सिंध काबीना के इजलास में वजीर आला मुराद अली शाह ने बच्चे को मसनूई बाजू लगाने का हुक्म दे दिया। के इलेक्ट्रिक की गफलत ने कम सिन उम्र का ख्वाब छीन लिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, खुरमशेर जमान और हलीम आदिल शेख ने सिविल अस्पताल में मुतासरा बच्चे की अयादत की। मीडिया के सामने आए तो बताया कम सिन उम्र को अपने दोनों बाजू खो देने का इल्म नहीं। पूछा बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो बोला आर्मी चीफ। अभी मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो कहता है मैं आर्मी चीफ बनूंगा बड़े होकर। गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक को फौरी अजाले का हुक्म दिया। साथ ही हुकूमत से बच्चे की तालीम, सेहत और घर के अखराजात के लिए पैकेज का भी मुतालबा किया। के इलेक्ट्रिक को अभी फिलफौर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे के अजाले के लिए पैकेज दें, इस बच्चे के इलाज के लिए पैकेज दें, इसका इलाज करवाएं और बेहिसी का मुजाहरा ना करें तो बेहतर है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख बोले बच्चे की माजूरी का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के MD के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। FIR MD के खिलाफ कटनी चाहिए और छोटे बेचारे मुलाजमीन को, लाइन मैनों को तंग करना गलत है। दूसरी जानिब सिंध काबीना के इजलास में के इलेक्ट्रिक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने माजूर बच्चे को मसनूई बाजू लगाने के लिए सेक्रेटरी सेहत को अहकामात भी जारी कर दिए। कराची में 8 साल बच्चे उम्र की माजूरी के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने रिपोर्ट DC ईस्ट को भिजवा दी। इस रिपोर्ट में वाक़े का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को ठहराया गया है। के इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन सिस्टम बोसीदा है। एहसनाबाद में हाई वोल्टेज तारों को तब्दील करने के बजाय बार बार तारें जोड़कर बिजली फराहम की जा रही थी।
इस रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक वाक़े को जिम्मेदार करार दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज। जी बिल्कुल, 8 साल उम्र की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर ने कुछ तजावीज़ भी पेश की हैं। रिपोर्ट के साथ साथ इनका कहना है कि के इलेक्ट्रिक मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है इस हादसे के हवाले से, जबकि के इलेक्ट्रिक को ये भी मुतालबा सामने रखे गए इस रिपोर्ट में कि 10 लाख रुपए के इलेक्ट्रिक उम्र को अदा करे ताकि वो रोजमर्रा के अपने अखराजात और अपने इलाज मुआलजे का जो है देख सके, जबकि इसकी तमाम तालीमी जो अखराजात हैं वो भी के इलेक्ट्रिक बर्दाश्त करे। और इसके साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर ने भी इसकी जो है तजावीज़ को जो है कमिश्नर कराची को अरसाल कर दी है। इनका ये कहना है कि इलेक्ट्रिक के जो निज़ाम है एहसनाबाद में वो बहुत ही ज़्यादा बोसीदा है। जो तारें हैं वो रोजमर्रा टूटती रहती हैं, लेकिन बजाय उन्हें तब्दील करने के इलेक्ट्रिक का जो अमला है वो रोजाना आकर वहाँ पर पैबंदकारी करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से तारे जोड़ने की वजह से इस तरह के हादसा मजीद भी पेश आ सकते हैं। जब तक तारे तब्दील नहीं होंगी तो इस तरह के कई उम्र निशाना बन सकते हैं के इलेक्ट्रिक की वजह से। जी रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया गया। बहुत शुक्रिया सरफराज कायम खानी। उधर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाब शाह की तालिबा फरजाना जमाली को यूनिवर्सिटी असातिज़ा की जानिब से हिरासत करने के हवाले से सूरत हाल गंभीर हो गई है। मकामी इंतज़ामिया ने भी फरजाना को हिरासत करना शुरू कर दिया। तालिबा इंसाफ की मतलाशी है। FIR के लिए दरख्वास्त मुतल्लिका थाने में MP हलीम आदिल शेख की ज़ेर निगरानी में जमा करवाई जा रही है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख। बताइएगा कि आप अभी SSP के पास गए, क्या सूरत हाल है और आपकी तालीम के हवाले से क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं? मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी में तंग किया जा रहा है, मुझे हैरास किया जा रहा है। और जब मैंने इसका एक्शन लिया है तो एक तो मेरे बाबा को झूठी FIR करवा के उन्होंने जेल भेजा है। दूसरा SSP के पास जब हम लोग ये केस लेकर गए तो उनका बिहेवियर बहुत कोल्ड था, उन्होंने ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आप के अभी जो हलीम आदिल शेख आए थे उन्होंने क्या आपको ये जिम्मेदारी कराई? उन्होंने कहा एक और अहम मामला सिंध में प्राइवेट स्कूल मालिकान को लेने के देने पड़ गए। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि प्राइवेट स्कूल सालाना 5% से ज़ायद फीस वसूल नहीं कर सकते। जिस स्कूल ने इजाफी फीस वसूल की है वो 3 माह में रकम वापस करे या माहाना फीस में एडजस्ट करे। अदालती फैसला आते ही वालिदैन खुशी से निहाल हो गए और एक दूसरे को मुबारकबादें दी। सिंध में सालाना फ़ीस में 5% से ज़ायद इजाफा गैरकानूनी करार, निजी स्कूल मालकान की हवाएं उड़ गईं, वालिदैन खुशी से निहाल। स्कूल फ़ीस में इजाफे से मुतालिक आर्डिनेंस की शक 3/7 कानूनी करार दे दिया गया। 2 रुकनी बेंच का नया कानून और कमेटी बनाने का हुक्म भी गैर मौसर करार पाया। सिंध हुकूमत ने हुक्म दिया है स्कूल मालिकान 5% से ज़ायद ली गई रकम 3 माह में वापस करें या माहाना फ़ीस में एडजस्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज पेरेंट्स के हक़ में लार्जर बेंच ने फैसला सुना है। 5% से ज़्यादा अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाएगा तो वो इलीगल है। एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल, इफ़ नॉट फ्री देन इतनी तो हो अफोर्डेबिलिटी कि गरीब का बच्चा भी स्कूल जा सके। अदालती फैसले में कहा गया है 5 से 16 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त तालीम की फरहमी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। 70 बरस में जिसे हुकूमत निभाने में नाकाम रही। हुकूमती गफलत के बायस निजी स्कूल्स ने तालीम को मुनाफा बख्श कारोबार बना लिया। तालीम का सारा बोझ लोअर और मिडिल क्लास पर डाल दिया गया। सिंध हुकूमत ने हुक्म दिया है हुकूमत मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम राइज करे ताकि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की तालीम में कोई फ़र्क ना हो। अदालती फैसले में कहा गया है तिजारत हर शहर का बुनियादी हक है, मगर किसी को आइनी हुदूद से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कैमरामैन रेहान के साथ जुनेद शाह, न्यू न्यूज़ कराची। शहीद कव्वाल अमजद साबरी के साथ ही सलीम साबरी ने वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 15 लाख मुआवजा नहीं दिया गया। सलीम साबरी ने वज़ीर आला सिंध से इलाज कराने का मुतालबा भी कर दिया है। शहीद कव्वाल अमजद साबरी के साथ ही हैं ये सलीम साबरी, जिन्होंने वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करते हुए ये कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 15 लाख मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया। सलीम साबरी ने वज़ीर आला सिंध से इलाज कराने का भी मुतालबा किया। मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। साथ ही खोदियां इलाज कराने के लिए वसाइल नहीं। शहीद कव्वाल अमजद साबरी के हमनवाज सलीम साबरी का वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज।
सलीम साबरी का कहना था, सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 15 लाख मुआवजा नहीं दिया गया। हुकूमत ऐलान करती है, अमल दरामद नहीं किया जाता। मुआवजा नहीं तो कम अज कम कोई नौकरी ही दे दी जाए। खुदारा मेरी हेल्प की है, जो ऐलान करदा रकम है अगर वो नहीं दे सकते, मुझे पट्टे वाले की नौकरी दे देनी चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, मकान का अदा कर पा सकूं किराया। मैं मरीज आदमी हूँ। सलीम साबरी ने वज़ीर आला सिंध से इलाज कराने का भी मुतालबा किया। कहा, फन है लेकिन वसाइल नहीं। इमरान खान के अस्पताल के लिए कवाली गाकर चंदा जमा किया था। वसाइल होते तो भाषा डैम की तामीर के लिए प्रोग्राम कर सकता था। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। स्कर्दू के इलाके रोंदो में जीप खाई में गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक और 12 जख्मी हो गए। गाड़ी लाशे थंग से डम्बोदास आ रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर कंदकोट के गांव जमाल चाचड़ में पानी के तालाब में डूबकर एक ही खानदान के 4 बच्चे जान बहक हो गए और बच्चों की तलाश में मां भी डूब गई। स्कर्दू में हादसा, रोंदो में जीप तेज रफ्तारी के बाइस गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जान से गए जबकि 12 तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जान बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जिगर गोशों के डूबने की इतला पर लाचार मां खुद बच्चों की तलाश के लिए तालाब में कूद पड़ी, लेकिन अपनी जान भी गंवा बैठी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।